हेलो पीपल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म गेम द विनर्स चॉइस पर। और आइए करते हैं अपने आज के इस सेशन की शुरुआत। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता था, हम लोगों ने शुरुआत करी एक सीरीज की जिसमें हमारी कोशिश है कि जीएस के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, उन क्वेश्चंस के साथ में उनसे रिलेटेड और भी टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं। तो एक ओवरऑल वीकेंड से रिवीजन की कोशिश रहती है हमारी इन 20 क्वेश्चंस की हेल्प से। आज का सेशन डेडिकेटेड होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री को। तो मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आप सभी से एक्सपेक्टेशन है कि नोट्स वगैरह बनाते रहिए, साथ में अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाकी हर एक संडे को आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर के एक फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप ये टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिए। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जाम किस तरह का आ रहा है। आप अपनी प्रिपरेशन की एनालिसिस कर सकते हैं इन मॉक टेस्ट की हेल्प से। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर संडे को आपको मिलेगा जब तक आपका पहला सीबीटी नहीं हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा गेम लाइव ऐप को डाउनलोड करना है और इन टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। अगर आप चाहते हैं और टेस्ट पाना, तो आप इस टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज की है। और इसमें क्या रहेगा, आपको 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आप इन 30 टेस्ट को दीजिए, संडे को मिलता है जो टेस्ट वो दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को चांद चांद लगाइए। ठीक है, चलिए घर बढ़ते हैं आगे। आप गिवन नंबर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपल सा हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, गेम लाइव टाइप करिए और डाउनलोड करिए हमारे ऐप को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द फेमस बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 वाज फॉट इन विच रीजन ऑफ इंडिया। भारत के कौन से क्षेत्र में बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध था वो लड़ा गया है। मतलब बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी में जो था उसी को बोलेंगे प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध 1757 में भारत के कौन से हिस्से में लड़ा गया है। एकदम ध्यान से कहानी समझ लो यार कैसी है। देखो, 17, लेट मी चेक, यस, 1757 से लेकर के 1764 में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही थी हमारे भारत में। ठीक है, यहां पर सीन क्या है ना, कि अभी तक का सिनेरियो ये था कि ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, दक्षिणी हिस्सा बनाया, ऊपर का नहीं बनाया क्योंकि ऊपर बहुत कुछ था हमारे पास, अफगानिस्तान तक थे, तो वो सब हमने नहीं बनाया फिलहाल के लिए। तो क्या सीन है यार कि हमारे भारत है हमारा। और यहाँ पर ब्रिटिश ने इनिशियली जो है बॉम्बे साइड में अपना कंट्रोल जमाना शुरू किया था, मद्रास साइड में कंट्रोल जमाना शुरू किया था। ठीक है, 17 है ना, 1691 में औरंगजेब ने क्या किया था, 1691 में औरंगजेब ने एक फरमान दिया था। औरंगजेब ने फरमान ये दिया था कि बंगाल का ये जो रीजन है, इस रीजन में अंग्रेज लोग बिना किसी कस्टम ड्यूटी को पे किए हुए ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बंगाल के रीजन में क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं ये लोग बिना किसी कस्टम ड्यूटी को पे किए हुए। ऐसा ही एक और आया फरमान 1717 में। इस टाइम पे भारत का बादशाह था फारूक शियार। इसने जो है जो फरमान इशू किया उसको बोला जाता है गोल्डन फरमान। अभी क्या है यार, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो चुकी है। औरंगजेब की डेथ के बाद कोई स्ट्रांग मुगल रूलर देखने को नहीं मिलता है, सब ये कमजोर से नाजुक से रूलर्स थे। ठीक है, फारूक सियार की कुछ तबीयत खराब थी और एक अंग्रेज डॉक्टर ने इसको ठीक कर दिया था। कुछ कहानियां ये कहती हैं कि फारूक सियार के बेटे की तबीयत खराब थी, कुछ कहती हैं कि फारूक सियार की तबीयत खराब थी। एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसकी क्या तबीयत खराब थी, किसकी तबीयत खराब थी, क्या बीमारी थी। ठीक है, इसकी जो तबीयत का कुछ गड़बड़ था मामला, उसको एक डॉक्टर ने ठीक कर दिया जो अंग्रेजी डॉक्टर था। ये खुश हो गया और खुश होकर के इसने बोला बताओ क्या चाहिए। अंग्रेजों ने कहा कि यार ऐसा करिए, जैसे बंगाल में हमें ड्यूटी फ्री ट्रेड मिला हुआ है, तो बंगाल में हम अपना ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे हैं। आप ये हमको बंबई का जो रीजन है यहाँ, और ये मद्रास का जो रीजन है यहाँ, यहाँ पर भी ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशंस दे दीजिए। फारूक सियार ने कहा था तू, ये परमिशंस दे दी गई। अब ये परमिशंस इतनी इंपॉर्टेंट है कि समझो ये तीन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, आज की डेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज है तीनों। यहाँ पर और यहाँ पर अगर फ्री ट्रेड करने का मौका मिल गया तो सारा सामान लाद करके ये लोग इन पोर्ट्स पर लेकर के आएंगे और यहां से विदेश भेज देंगे, अपने देश भेज देंगे। वहां से जो फिनिश गुड्स आएगा इन पोर्ट्स पे उतरेगा और हमारे देश के अंदर आ जाएगा।
कुल मिलाकर के अंग्रेजों को 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा, जो कस्टम ड्यूटी वगैरह होती है वो नहीं देनी पड़ेगी। तो इस वजह से इसको गोल्डन फरमान कहा गया, इसी को बोला जाता है मैग्ना कार्टा। पूछा जाता है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। असल में मैग्ना कार्टा क्या था कि सन 1212 से लेकर के 1214 के बीच में अंग्रेजों में कुछ डॉक्यूमेंट साइन हुए, उस पर लिख दिया गया कि आपकी ये सारी छूट मिलेगी, आपकी ये सारी वी कैन से राइट्स हैं, इस तरह के बारे में बात हो रही थी। तो उसको बोला गया था मैग्ना कार्टा। तो ये भी अंग्रेजों को एक तरह के राइट्स मिले हैं इंडिया में कि यार तुम ड्यूटी फ्री ट्रेड करो आराम से, तो इसको इन लोगों ने गोल्डन फरमान बोला, इसी को बोला गया मैग्ना कार्टा। ठीक है, अब ये जो ट्रेड देखने को ये जो देखने को मिल रहा है फरमान, इसी फरमान के साथ में कुछ बातें और हुई थी। वो बातें क्या थी? एक तो था ड्यूटी फ्री ट्रेड, ड्यूटी फ्री ट्रेड, इसके साथ में दस्तक। दस्तक पास होता था एक तरह का। अब पास ये है कि एक कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, एक कोई गाड़ी सामान लाद करके जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, उसको रोका गया चेकिंग करने के लिए, हाँ भैया दिखाओ क्या सामान जा रहा है। तो अगर ये दस्तक वाला पास उस गाड़ी के पास में है, तो फिर क्या होगा, उस सामान की कोई भी चेकिंग नहीं कर सकता है। तो एक तरह का पास मिल गया। बदले में ये क्या करेगा? बदले में अंग्रेज लोग क्या करेंगे? 3,000 रुपए देंगे, पूरे साल का 3,000 रुपए लोग दे देंगे और अपना दबा के ट्रेड करेंगे। अब इसकी वजह से ना दिक्कतें आना क्रिएट हो जाती हैं। दिक्कतें क्या क्रिएट होती हैं? भैया ये लोग दबा के ट्रेड कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है इंडिया के लोगों का, इंडिया के लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आने दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। अब ये दिक्कतें बढ़ जाएंगी कब? 1757 आते आते ये दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ये जो दस्तक था, इस दस्तक का मिसयूज शुरू हो जाता है। तो मिसयूज ऑफ दस्तक, ठीक है, क्या चीज है? जो दस्तक पास था उसका मिसयूज होता है। दूसरी चीज ये है कि ये लोग जो बंगाल के रीजन में कलकत्ता वाला साइड था, इनकी चल रही थी फ्रेंच के साथ लड़ाई, ठीक है। ये हमारा भारत है, जो है हमारा प्यारा भारत, और इनकी फ्रेंच के साथ, डच के साथ, सबके साथ लड़ाई चल रही थी। इनको खतरा था कि यार ऐसा ना हो कि यहाँ पर जिनका किला है बंगाल में जो अंग्रेजों ने अपना किला बनाया है, ऐसा ना हो कि डच लोग या फिर फ्रेंच लोग आकर के इस पे हमला कर दें। तो हुआ क्या कि इन लोगों ने फोर्टिफिकेशन कर दिया। किला नहीं, जो इनका ऑफिस था उसका फोर्टिफिकेशन कर दिया, ऑफिस को अपने फोर्ट में कन्वर्ट कर दिया, बहुत बड़ा सा फोर्ट बना लिया, किनारे किनारे बाउंड्री बैठा ली, अपनी आर्मी वगैरह बैठाना शुरू कर दिया। अब मैं राजा हूँ किसी जगह का, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे राज्य में एक कोई रह रहा है इंसान, उसने अपनी पर्सनल एक आर्मी रख ली, अपने घर को जो है एकदम फोर्ट बना के रख लिया, कोई एंट्री नहीं ले सकता, कोई दिक्कतें क्रिएट कर सकता है अगर वहां लड़ाई हो जाए। तो ये चीज किसी भी राजा को बर्दाश्त नहीं होगी। सिराज उद दौला इस समय नवाब था, सिराज उद दौला इस समय क्या था? नवाब ऑफ बंगाल। इसको ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, इसने क्या किया, इस कलकत्ता में इस फोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया, सब लोगों को बहुत दबा के कूट कूट के मारा, और एक छोटे से कमरे में बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया, लगभग 127 लोग थे, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और उनको ऐसे ही बंद छोड़ दिया। कहा जाता है कि मतलब ये पूरी थ्योरी कही जाती है कि उसमें बंद थे जो लोग, उसमें दम घुट के सब लोग 127 लोग मर गए, और उस ट्रेजेडी को बोला गया ब्लैक होल ट्रेजेडी। अटैक्ड कलकत्ता, और यहाँ पर ब्लैक होल इंसिडेंट होता है। ठीक है, ये सीन हुआ। अभी क्या है, इस जगह पर रॉबर्ट क्लाइव बैठा हुआ था और फ्रांसीसियों को हार दे चुका था। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी पूरी, मतलब हम कह सकते हैं कि काबिलियत को साबित किया था, ठीक है। तो यहां से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है कि जाओ मैटर सुलझाओ जा करके। रॉबर्ट क्लाइव जाता है और इनके साथ अपना वापस से अटैक अटैक करता है, लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा होता है, फिर ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन होती है। क्या होता है? ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन होती है। अलीनगर की ट्रीटी साइन होती है, सिराजुद्दौला सारी चीज इनकी छोड़ देता है, ठीक है जाओ जियो जा करके अपना आराम से जियो, और जीने दो, हमें कुछ हस्तक्षेप ना करना, हम तुम्हारे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन इस ट्रीटी ऑफ अलीगढ़ नगर के बाद भी, इस ट्रीटी ऑफ अली नगर के बाद भी क्या हो रहा है, किसके किसके बीच हो रही है? रॉबर्ट क्लाइव
रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद दौला। ठीक है, तो इस ट्रीटी ऑफ अलीनगर के बाद भी क्या है, रॉबर्ट क्लाइव को सुकून नहीं मिलता। कहता है कि यार ब्लैक होल ट्रेजेडी करिए, बहुत मारा था इसने हम लोगों को, तो हमको मारना है इन लोगों को। तो ये क्या करता है रॉबर्ट क्लाइव, कॉन्स्पिरेसी करता है। कॉन्स्पिरेसी करता है मीर जाफर के साथ में मिलकर के। कॉन्स्पिरेसी करता है, इसमें कौन कौन शामिल होता है, मीर जाफर होता है, जगत सेठ होता है। जगत सेठ कौन था, इनका व्यापारी था, सिराज उद-दौला के राज्य में एक व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी। और मीर जाफर उसका कमांडर था, मिलिट्री कमांडर। सीन क्या है कि मीर जाफर से इसने कॉन्स्पिरेसी कर ली कि यार देखो मैं ना इसको हरा दूंगा करके, तुम कमांडर हो, अगर तुम मेरा सपोर्ट कर दो तो मैं हरा दूंगा, तुमको बना दूंगा नवाब। तो सीन ये हो जाता है कि ये हो गया एक युद्ध का मैदान। यहाँ पर खड़ी है आकर के सिराज उद-दौला की फौज, यहाँ पर खड़ी है आकर के आपके, क्या नाम था उसका, रॉबर्ट क्लाइव की फौज। ठीक है, अंग्रेजों की फौज और इन दोनों की फौज यहाँ पे आके खड़ी हुई। अब सीन यार ये हो गया कि मीर जाफर ने क्या किया, कमांडर था, अपनी पूरी सेना लेकर के इधर अंग्रेजों की तरफ जाके खड़ा हो गया। और इस युद्ध में कुछ खून खराबा हुआ ही नहीं, कोई प्रॉपर युद्ध ही नहीं हुआ। सिराज उद-दौला अकेला पड़ गया और यहीं पर इसकी, यहाँ से भाग गया युद्ध छोड़ करके, रास्ते में इसकी डेथ हो गई, मार डाला गया, सारा सीन हो गया। अब इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। मीर जाफर को न्यू नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का नया नवाब बना दिया गया है। सिराजुद्दौला की डेथ हो गई है और ये जो युद्ध था, जिसमें असल में कोई युद्ध हुआ ही नहीं है, इसको बोला जाता है बैटल ऑफ प्लासी। और ये कब हो रहा है, 1757 को। अब ये सारी कहानी कहाँ की है, ये सारी कहानी है आपके बंगाल रीजन की। अब अगर ये कहानी पूरी बंगाल रीजन की है तो बैटल ऑफ प्लासी यहीं पे कहीं हुआ होगा, बैटल ऑफ प्लासी यहीं पे हुआ होगा, मतलब प्लासी जो है वो बंगाल में ही है। ठीक है, हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे एक और युद्ध होता है, वो होता है बक्सर में, बताते हैं अभी। तो ये इतनी कहानी क्लियर है। तो बैटल ऑफ प्लासी कहाँ पर हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, प्लासी बंगाल में। यहाँ पर एक पलास का एक फूल होता है जिसकी हेल्प से आपका अगर होली में जो गुलाल वगैरह होते हैं वो बनाया जाता है। तो रंग बनाया जाता है पलास के फूल से, वो उसकी खेती बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए इस जगह को प्लासी बोलते थे। और यहाँ पर 1757 में बैटल हुआ है, किसके बीच में, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। सिराजुद्दौला कूट के मार दिया गया और नवाब बना दिया गया मीर जाफर को। बदले में अंग्रेजों ने क्या किया, बदले में अंग्रेजों ने कहा कि बंगाल की दीवानी राइट्स दे दो, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल। मतलब टैक्स का जो कलेक्शन है वो पूरा कौन लोग करेंगे, अब अंग्रेज लोग करेंगे बंगाल में। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत इसमें। तो ये है आपका बैटल ऑफ प्लासी का पूरा सिनेरियो। और अगर अब मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन तो आप ऐसे बता दोगे, फेमस बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 वाज फॉट इन विच रीजन ऑफ इंडिया, इट इज, क्या वो राजस्थान था, क्या वो पंजाब था, क्या वो लद्दाख था, जी नहीं, वो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, वो है वेस्ट बंगाल। पूरी बैटल ऑफ प्लासी की कहानी मैंने आपको बता दिया है। एंड नाउ वी कैन प्रोसीड अहेड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन, किसके किसके बीच में था, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी के बिहाफ पे कौन आया हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव आया हुआ था। अच्छा ये बताओ यार, क्या बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों ने हमें हराया था, नहीं, हमें बैटल ऑफ प्लासी ने हराया था हमारे अपनों ने, हमारे अपनों ने। कुछ भी ना बदला अब तक, सब हालात पुराने हैं, तब भी अपनों ने मारा था, अब भी अपनों से हारे हैं। तो दोस्तों, हमारे अपने ही हैं जो हमको हमेशा मार रहे थे, नहीं तो अंग्रेज हमारे ऊपर कभी भी कब्जा नहीं कर पाते। हम लोगों ने मैसूर के केस में भी देखा, हम लोगों ने मराठा के केस में देखा, यहाँ पर देख रहे हैं, हर जगह क्या हो रहा है, अपनों से ही मार खा रहे हैं हम लोग। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी, ये चीज क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु साइन ट्रीटी ऑफ अलीनगर विद ब्रिटिश। इसका आंसर मुझे नहीं लगता है कि बताने की जरूरत है। ट्रीटी ऑफ अलीनगर ब्रिटिश के साथ साइन करी थी सिराजुद्दौला ने, पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ अलीगढ़ अलीनगर हो गई और बैटल ऑफ प्लासी हो गया, मीर जाफर बन गया है क्या,
नवाब। अब मीर जाफर क्या हुआ, मीर जाफर नवाब बन गया था 1757 में। 1757 से 1760 तक मीर जाफर रहता है नवाब। लेकिन मीर जाफर अब होने लगा परेशान, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इसको एकदम पपेट बना के रखा था। इसने सोचा था हम राजा बन के बैठेंगे बढ़िया सीना तान के, अंग्रेज लोग इसको एकदम कुछ भी ट्रीट नहीं करते थे। तो ये परेशान हो गया, इसने डचेस से हेल्प मांगी, सीक डच हेल्प। डचेस से इसने हेल्प मांगी और इसकी वजह से डचेस कहते हैं ठीक है हम आते हैं, सपोर्ट करते हैं तुम्हारा। डचेस भी बीच में हीरो बनने के लिए आ गए और अंग्रेजों ने इनको पटक पटक के मारा। गॉट डिफीटेड बाई ब्रिटिश। और इस हार के बाद समझिए डचेस की इंडिया में पूरी कहानी ही खत्म हो गई, डचेस इंडिया छोड़ के चले गए। ठीक है, तो इतनी कहानी क्लियर है सबको, इतनी कहानी सभी को क्लियर है। डचेस से इनका विवाद हुआ और बहुत पटक पटक के मारे गए लोग। नोट कर लो इतना सब कुछ, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, डचेस हार गए हैं। अब डचेस हार गए हैं तो ये मीर जाफर के खिलाफ भी कुछ कार्यवाही होगी। मीर जाफर के खिलाफ भी कुछ कार्यवाही तो होगी ही, है ना। इसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है। इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, इसको हटा दिया जाता है। ब्रिटिश कहती है हम इसको हटाओ यार, पागल आदमी है, इसको जरा गद्दी पर से हटाओ, और इसकी जगह मीर कासिम बैठा दिया गया। जब मीर कासिम को बैठाला गया तो ये कब बैठा है, 1760 में, और 1763 तक रहता है गद्दी पे। 1763 आते आते जो है मीर कासिम को ये रियलाइज होता है कि यार बहुत गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है कि यार सारे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं ब्रिटिश वाले, और सारे जिम्मेदारियां आ गई हमारे ऊपर। ब्रिटिश वाले हमको एज अ राजा तो ट्रीट कर ही नहीं रहे हैं, उनके पपेट की तरह मैं काम कर रहा हूँ। दूसरी चीज, इंडिया के जितने लोग हैं उनका बहुत नुकसान हो रहा है, वो लोग कुछ कमा ही नहीं पा रहे क्योंकि ब्रिटिश का ट्रेड फ्री हो गया है। तो इसने क्या किया, इंडियंस के लिए भी ट्रेड फ्री कर दिया, फ्री ट्रेड फॉर इंडियंस। इसने कहा यार देखो पैसा मेरे पास पैसे पे नहीं आना है, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स दबा के ट्रेड कर रहे हैं, इंडियंस ट्रेड कर नहीं पा रहे हैं। हमने क्योंकि ब्रिटिशर्स को फ्री ट्रेड दे रखा है, इस वजह से ब्रिटिश हमको पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कर दो, इंडियंस के लिए भी फ्री ट्रेड कर दो, कम से कम हमारा फायदा नहीं और हमारे देश के लोगों का फायदा तो हो। ये चीज कर दी गई है, ठीक है। तो ये चीज कर दी गई है, तो इंडियंस को फ्री ऑफ ट्रेड, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड। अब ये चीज अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं पसंद आएगी, क्यों? क्योंकि अब इंडियंस अंग्रेजों को कंपटीशन देना शुरू कर देंगे, वो लोग भी ट्रेड करने लग गए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए अंग्रेज कहते हैं कि बेटा समय आ चुका है, गद्दी खाली करो। इससे फिर से गद्दी खाली करा ली जाती है, इससे फिर से गद्दी खाली करा ली जाती है। ये कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा। ये दूसरी रार ठान लेता है और ये कोशिश करता है भारत को बचाने की अंग्रेजों के चंगुल से। क्यों? क्योंकि यहां पर बैठा हुआ था, यहां से भाग करके ये आता है अवध। अवध में इस समय नवाब थे सुजा उद्दौला। सिराज उद्दौला अलग है, सुजा उद्दौला अलग है। सुजा उद्दौला अवध के नवाब की हेल्प मांगते हैं कि यार बचा लो यार, अंग्रेज लोग जो है ज्यादा परेशान किए हुए हैं। तो सिराजुद्दौला कहते हैं ठीक है चलो ऐसा करते हैं, मुगल बादशाह को भी बुला लेते हैं, तीनों लोग मिलकर इनको मार पीट के खत्म कर देंगे। दिल्ली में बैठे हुए थे शाह आलम मुगल बादशाह, शाह आलम सेकंड, जो कि मुगल बादशाह हैं। तो सुजाउद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम, ये तीनों लोग प्लानिंग करते हैं कि हम तीनों लोग मिल करके अंग्रेजों से लड़ेंगे और इनको मार के भगा देंगे यहाँ से। हैं ही क्या ये लोग, ये भाग करके इधर आया था, तो ये लोग अपनी सेना इधर से रेडी करते हैं, अंग्रेज लोग दौड़ा करके इसको इधर आते हैं। तो यहाँ बिहार और यूपी के बॉर्डर पे एक जगह पड़ती है बक्सर, यहाँ पर इनकी सेनाएं आमने सामने होती हैं। ब्रिटिश की सेना इन तीनों की कंबाइंड सेना को कूट देती है, पटक पटक के मारती है। और जब ये पटक पटक के मारे गए हैं तो क्या सीन हुआ है, जब ये लोग पटक पटक के मारे गए हैं तो इसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है, इसमें फिर से किसकी जीत हो रही है, ब्रिटिश की जीत हो रही है। तीनों की कंबाइंड सेना हार गई, ब्रिटिश वॉन, और उन तीनों की कंबाइंड सेना हार चुकी है। हार चुकी है तो भाई ट्रीटी साइन होगी, और ट्रीटी जो साइन होती है उसका नाम रखा गया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद।
मीर कासिम इतना खतरनाक युद्ध देखे गायब हो गया, उसका पता ही नहीं चला कि वो इंसान इस युद्ध में से कब गायब होके कहाँ गायब हो गया। तो मीर कासिम तो गायब ही हो गया पिक्चर से। सुजाउद्दौला के साथ ट्रीटी साइन हुई है। सुजाउद्दौला सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन हो गई है। मतलब सब्सिडरी अलायंस टाइप की चीज है कि हमारे एग्जैक्टली इसका नाम अभी सब्सिडरी अलायंस नहीं पड़ा है, ठीक है। क्या करेंगे, ब्रिटिश का एक रेजिडेंट आकर के इनके यहाँ रहेगा, ये लोग अपनी खुद की आर्मी मेंटेन नहीं करेंगे, ब्रिटिश इनको हमेशा आर्मी की हेल्प प्रोवाइड करेगा, ये लोग बदले में उस आर्मी का पेमेंट करेंगे, ये चीज है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा हुई है इसके साथ में, शाह आलम के साथ में। शाह आलम से क्या हो गया है, ड्यूटी फ्री ट्रेड, सॉरी दीवानी राइट्स इन बंगाल, मद्रास, सॉरी बंगाल, असम एंड ओडिशा। असम नहीं, बिहार था, सॉरी यार, एंड ओडिशा। तो ओडिशा, बिहार और बंगाल, इन तीनों के इतने पूरे एरिया का, इतने पूरे एरिया का रेवेन्यू कलेक्शन ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। समझ में आई बात। ये है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कब साइन हो रही है, 1764 में ये युद्ध होता है, ये बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। अब हुआ क्या है कि गलती से अंग्रेज लोग यहां तक का पूरा जीत चुके हैं। सीन समझो क्या हो रहा है कि अंग्रेज लोगों ने युद्ध लड़ा, अभी रॉबर्ट क्लाइव वापस जा चुका था, ठीक है। अंग्रेज लोगों ने युद्ध लड़ा और जीत गए, तो गलती से क्या हुआ है कि बंगाल से लेकर के जो इनका दिल्ली तक का रास्ता है, ये पूरा इनके कंट्रोल में आ गया। अब इतना रास्ता इनके कंट्रोल में आ गया, इनको पता नहीं करना क्या है, करना क्या है ये नहीं पता है, इसलिए क्या करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को कॉल करते हैं, भैया देखो क्या हो गया, गलती से यार जीत जीत चुके हैं पूरा इलाका, बताओगे क्या करें इसका। तो रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से वापस इंडिया आता है, तो अगले साल ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। कब, 1765 में, जब रॉबर्ट क्लाइव वापस आता है तब ये ट्रीटी साइन होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये इतनी कहानी क्लियर है। अगर ये कहानी क्लियर है तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो ही गया था, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का नवाब बना दिया जाता है इसके बाद मीर जाफर को दोबारा से। बाद में मीर जाफर की डेथ हो जाती है, मीर जाफर के लड़का निजामुद्दौला बनता है, वो बंगाल का नवाब बन जाता है, और फिर यही कहानी चलती रहती है 1773 तक। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड इन विच कांग्रेस सेशन। दोस्तों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कब हुई है पहले ये समझो, और यहां कहा गया है कि कांग्रेस ने कब अडॉप्ट किया है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तीन यार ये है कि 1 अगस्त 1920 इस दिन क्या हुआ है, बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई है। डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अब इनकी डेथ हो गई, पूरा देश शोक में है। इस टाइम को गांधी जी परफेक्ट टाइम मानते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का। गांधी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कब हो रही है, तो आप कहोगे कब हो रही है, 1 अगस्त 1920 में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसको कांग्रेस ने कब अडॉप्ट किया है, तो कांग्रेस का सेशन होता था जाकर के दिसंबर में। तो इसी साल 1920 के दिसंबर सेशन में 1920 के दिसंबर सेशन में इन्होंने अडॉप्ट किया है। तो 1920 में नागपुर का दिसंबर सेशन हुआ था, उसमें इन्होंने अडॉप्ट किया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। शुरुआत कब हुई है, 1 अगस्त 1920। लेकिन कांग्रेस ने उसको ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया है, कांग्रेस ने उसे ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया है, नागपुर सेशन 1920 जो कि दिसंबर में हुआ था, वही 29-30 दिसंबर के आसपास होता है। आज भी कांग्रेस का सेशन आप जनरली देखोगे ईयरली वाला, तो 29-30 तारीख के आसपास ही होता है दिसंबर में। तो पीपल, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर ये बातें क्लियर है तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आप समझ गए हो। एक बेसिक सी बात, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सेशन हेल्ड इन कलकत्ता इन 1906। 1906 में इनमें से कौन था इस सेशन का हेड, कांग्रेस के इस सेशन का हेड कौन था, बताओ जरा। तो पीपल, कलकत्ता का सेशन है, 1906 में हो रहा है। 1906 में जो सेशन हो रहा है, 1906 की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है पहले ये समझ लो। इसको समझने के लिए पहले जानो 1905 में क्या हुआ है। 1905 में हुआ है पार्टीशन ऑफ बंगाल।
पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के वजह से ही हमने क्या किया है, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। ठीक है, ये चीज हुई। फिर 1906 में क्या हो रहा है, एक तो हो रहा है मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन। और यहां पर क्या हो रहा है, ये जो हमारी कांग्रेस है, कांग्रेस ने स्वराज को पहली बार मांगा है। बाल गंगाधर तिलक बहुत समय से कोशिश कर रहे थे कि हम स्वराज की ऑफिशियल डिमांड करें, लेकिन 1906 के सेशन में कांग्रेस की तरफ से पहली ऑफिशियल डिमांड स्वराज की होती है। ठीक है, और इस समय कौन था, इस समय जो हमारे प्रेसिडेंट थे इसके, वो थे दादा भाई नारोजी। ठीक है, ये कहानी हो गई। 1907 में क्या होगा, 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाती है। फिर 1909 में मॉन्टे मिर्लो रिफॉर्म्स, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। इसी में क्या किया गया है, कम्युनल अवार्ड्स दिए गए हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। और यही आगे चल करके हिंदुस्तान के बंटवारे की नींव बनता है। ठीक है, देखो सीन क्या है ना यार, ये जो मुस्लिम लीग बनी हुई है 1906 में, इसको खुद नहीं पता है कि ये क्यों बनी है। बस अंग्रेजों ने थोड़ा भड़का दिया कि ऐसा करो यार, तुम लोग अपनी एक लीग बना लो। क्यों, क्योंकि कांग्रेस ने एक लीग बना करके रखी है, वो तो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है। हालांकि कांग्रेस हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, कांग्रेस पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन अंग्रेज ने इनको भड़का दिया कि कांग्रेस तो यार मेजर हिंदू है वहां पे, तुम ऐसा करो मुसलमानों के हित के लिए अपनी अलग एक लीग बना लो। तो इन्होंने अपनी एक अलग लीग बना ली। इनको नहीं पता क्या करना है, बिल्कुल आइडिया नहीं क्या करना है। फिलहाल क्या करना है इनको, फिलहाल क्या करना है इनको, विरोध करना है कांग्रेस का। और बदले में इनको क्या मिलेगा, बदले में इनको 1909 में जो रिफॉर्म्स आने वाले हैं, उन रिफॉर्म्स में सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रॉमिस ये मिल जाएगा। बदले में इनको क्या मिलेगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो किया गया है, इसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाएगा इन लोगों को। इस वजह से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार लगेगा। उसके बाद 1911 में लगेगा दिल्ली दरबार। ठीक है, और इस दिल्ली दरबार में कौन आएगा, किंग जॉर्ज फाइव और क्वीन मैरी विजिटेड इंडिया। जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर में इन्हीं को वेलकम करने के लिए गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर संग जन गण मन टू वेलकम। ठीक है, ये इतनी चीज समझ में आई। आई नो राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, भावनाएं समझो यार। ठीक है, नोट्स बनाते रहो साथ में। तो दिल्ली दरबार में क्या हो रहा है, किंग जॉर्ज फाइव आए हैं, क्वीन मैरी आए हैं, जो लोग इंडिया आए हैं, यहाँ पर पहली बार जनगण मन गाया जा रहा है इनको वेलकम करने के लिए। और साथ में यहाँ पर कुछ घोषणाएं करी गई हैं। घोषणाएं ये हैं क्या, घोषणाएं ये हैं कि जो कैपिटल होगी इंडिया की, वो अभी तक कलकत्ता थी, लेकिन अब कलकत्ता से शिफ्ट करके उसको दिल्ली कर दिया जाएगा। कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली भेज देंगे। ठीक है, तो यहीं पे घोषणा होती है कि अब जो है दिल्ली को कैपिटल बना दो, क्योंकि सेंटर में है, बंगाल थोड़ा किनारे पड़ रहा था। ठीक है, ये चीज हो गई। बोला गया रिपील पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिपील कर दिया गया। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से इतनी अनरेस्ट हो रही थी, इसको रिपील कर दिया गया है, दिल्ली में दिल्ली शिफ्ट कर दी गई इनकी कैपिटल। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल को जब रिपील कर दिया, तो मुस्लिम लीग फिर से एमलेस हो गई कि यार अब मैं क्या करूं।
हमारा तो था कि बंगाल का पार्टीशन हो जाएगा, बंगाल पे हम राज करेंगे, अंग्रेज लोग बाकी करते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है और अपना मस्त खाएंगे कमाएंगे। लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिपील कर दिया गया। अब रिपील कर दिया गया तो मुस्लिम लीग फिर से एमलेस हो जाएगी, फिर से एमलेस हो जाएगी तो आगे चल करके देखेंगे 1917 में ये मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ में हाथ मिला लेगी, लखनऊ पैक्ट, उसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है, बेसिक बेसिक सी बातें बता रहा हूँ सारी, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दादा भाई नौरोजी। और गोपाल कृष्ण गोखले इस समय गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 में कौन है? 1905 में प्रेसिडेंट है आपके गोपाल कृष्ण गोखले। एक मिनट, मैं यहीं पे लिख देता हूं। 1905 में है। 1907 में रास बिहारी घोष हैं। देखो, दो रास बिहारी थे, एक थे रास बिहारी बोस और एक थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी बोस वो हैं जिनकी हमको इंपॉर्टेंट रोल दिखाई पड़ता है सुभाष चंद्र बोस जब जाकर के वहां आर्मी का फॉर्मेशन करते हैं। ये रास बिहारी घोष नरम दल के नेता हैं, वो गरम दल के थे। ठीक है, वो 1913 के आसपास देश छोड़ के जापान चले जाएंगे। बाद में सुभाष चंद्र बोस जब उसमें 1942 के आसपास जाते हैं जापान, तब उनकी मुलाकात होती है। उतने दिनों तक वो जापान से रह करके ऑपरेट करते हैं। उनका नाम है रास बिहारी बोस, इनका नाम है रास बिहारी घोष, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड नाउ वी कैन प्रोसीड अहेड। ये कोई सेशन नहीं है। Which leader of India's freedom movement was called Grand Old Man of India? दादा भाई नारोजी को ही कहते थे ग्रैंड ओल्ड मैन। और इसी के साथ बढ़ते हैं कहानी में आगे। Who was the Governor General of India during Sepoy Mutiny? अब यार कुछ टर्म समझो। गवर्नर होता था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ, उसके बाद वाइसराय हुआ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है यार। इनिशियल बंगाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू ही वहां पर एंट्री मिल रही थी, बंगाल में शुरुआत हो रही है अंग्रेजों के प्रॉपर हिसाब किताब की। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? देखो, ये रॉबर्ट ऑफ क्लाइव बना है। रॉबर्ट क्लाइव के बाद इसके बाद जितने बने सारे गवर्नर बनते रहे बंगाल के। और 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया है तो गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम हो गया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में बाकी के दोनों गवर्नर्स यानी कि मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स उसके अंडर में काम करेंगे। देखो, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन एंटिटी सेपरेट है, मतलब यहाँ पे कंपनी का काम करने के लिए एक एम्प्लॉय को भेजा है जिसका नाम है गवर्नर ऑफ बंगाल। यहाँ पर चीजों को कंट्रोल रखने के लिए एक तरह का एरिया मैनेजर है, एरिया हेड कह दिया जाए, रीजनल हेड कह दिया जाए, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। ये हो गया गवर्नर ऑफ मद्रास। लेकिन जब यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी बक्सर के बाद पूरा कंट्रोल मिला, दबा के पैसा छाप लिया इन्होंने, इतना ज्यादा पैसा हो गया तो बंगाल अंग्रेजों के लिए एक इंपॉर्टेंट रीजन बन गया। अब जब बंगाल अंग्रेजों के लिए एक इंपॉर्टेंट रीजन बन गया है तो अंग्रेजों ने कहा एक काम करो, जो बंगाल का गवर्नर है उस गवर्नर को इन दोनों का हेड बना दो और वो वही यहीं से सब कुछ संभालेगा, हमको रिपोर्ट करेगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया है कब? 1773 में। और पहला कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने क्या किया, मराठाओं को पराजित करके पूरे पे कब्जा कर लिया, मैसूर पे कब्जा कर लिया है, इधर अवध के साइड में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पंजाब के साइड में बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके काफी सारी जगह पर इन्होंने अपना कब्जा बैठा लिया है। जब काफी ज्यादा जगह पर अपना कब्जा बैठा लिया है तो इन्होंने कहा अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्यों बोले इसको, हम इसको पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया है आपका 1813 का जो एक्ट आया है, उस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया गया और इस समय विलियम बेंटिक है। इस समय गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, तो वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया विलियम बेंटिक। उसके बाद क्या हुआ, सिपॉय म्यूटिनी हो गई है। सिपॉय म्यूटिनी के बाद दूसरा एक गवर्नर जनरल आया है, वो आकर के अनाउंस करता है 1958 में, सॉरी 12वां में 19 बोल दिया हूँ क्या, 17 है वो सब। ठीक है, 1758 में आकर के अनाउंस करता है, क्या अनाउंस करता है? अनाउंस करता है कि आज से जो है क्राउन के हाथों में जा रहा है सारा शासन, कंपनी रूल खत्म हो गया, आप लोगों को कंपनी रूल से दिक्कत थी, कंपनी रूल खत्म, अब से क्राउन का रूल चालू। और जो क्राउन का रूल चालू हो गया, ये घोषणा कौन कर रहा है? ये कर रहा है कैनिंग।
और कैनिंग ही कौन है? उस समय का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। तो पहला वायसराय जो बना वो भी कैनिंग ही बन गया। वायसराय का मतलब ये हुआ जो वायसराय का मतलब ये हुआ जो इनके राजा को रिप्रेजेंट करता हो। गवर्नर जनरल का मतलब हुआ जो इनकी कंपनी को रिप्रेजेंट करता हो। वायसराय का मतलब जो इनके राजा को रिप्रेजेंट करता हो। तो आज के बाद 18 था, 17 में नहीं था ये। 1858 से क्या हो रहा है? पावर ट्रांसफर हो रहा है क्राउन के हाथ में। तो अब जो देश इंडिया में सारी चीजें होंगी वो सब क्राउन के बिहाफ पे होंगी। जो गवर्नर जनरल था वो भी क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अब गवर्नर जनरल हम बोलते हैं कंपनी के लिए, क्राउन के लिए नाम चेंज करके उसको वायसराय कर दिया गया। ठीक है, पूरी कहानी ये है। ये विलियम बेंटिक वाली कहानी कब है? 1813 में, सॉरी 33 में, और ये है 1773 में। ठीक है, तो पीपल, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, और इसी के साथ हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा हु इज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, तो आप बोलोगे माउंटबेटन। कौन है माउंटबेटन? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये सारे मैंने फर्स्ट लिखे, आखिरी वाला लास्ट है। Who among the following was appointed as first viceroy of British India? I don't think ये बताने में आपको कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अभी ही बताया है मैंने। Who was the Governor General of British India when Sati Pratha became illegal and punishable offense? देखो यार, सती प्रथा जो है ना, इसे बंद कराने के लिए राजा राम मोहन रॉय बहुत कोशिश कर रहे थे। राजा राम मोहन रॉय अपने तरफ से बहुत कोशिशें कर रहे थे सती प्रथा को बैन किया जाए, लेकिन इसके लिए ना प्रॉपर बैन कराने के लिए एक तो समाज में उसका एक्सेप्टेंस हो, दूसरी चीज सरकार की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस हो उसमें। तो सरकार के इंटरफेरेंस के लिए क्या हुआ था, जो उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसने एक संशोधन लाया और बैन कर दिया सती प्रथा। संशोधन नहीं कहेंगे उसको, उसको कहेंगे कुछ अपना एक्ट लाया। और किसने किया है ये काम? किया है आपका, ये काम हो रहा है आपका 1830 के आसपास। और इस समय कौन है यहाँ का गवर्नर जनरल? वो है विलियम बेंटिक। ठीक है, तो विलियम बेंटिक वाज दैट पर्सन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है यार ये सब समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं कहानी में आगे। कहानी अगली ये है कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो होता है, जिसको हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज अमृतसर मैसेकर, टुक प्लेस इन जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? कौन सी डेट को ये काम हुआ था? तो देखो क्या हुआ है, रौलत एक्ट पास हुआ है। रौलत एक्ट पास हुआ है, और इस रौलत एक्ट के विरोध में गांधी जी ने लॉन्च किया है रौलत 17 के, रौलत सत्याग्रह। ठीक है, रौलत एक्ट पास हुआ है, रौलत सत्याग्रह हो रहा है। रौलत एक्ट का कहना था नो अपील, नो वकील, नो दलील। रौलत एक्ट का नहीं, इंडियंस का कहना था नो वकील, नो अपील, नो दलील। ना आप अपील कर सकते हो, ना कहीं वकील कर सकते हो, ना कोई दलील दे सकते हो, सीधे आपको शक के बिना पे उठा करके 2 साल तक के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा एक एक्ट लेके आए थे अंग्रेज लोग इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। कब आया है ये? 1919 में आया है। ठीक, अब इसके खिलाफ में गांधी जी ने रौलत सत्याग्रह शुरू कर दिया। अब जब रौलत सत्याग्रह शुरू किया इन्होंने, तो इनका मेन मोटिव था कि नॉन वायलेंट होना चाहिए, नॉन वायलेंट। लेकिन पंजाब के रीजन में थोड़ा वायलेंस हो गया। इन पंजाब इट बिकेम वायलेंट। तो पंजाब में 2 लोग अरेस्ट हो गए। कौन कौन? सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू।
ये दोनों क्या हो गए हैं, अरेस्ट हो गए हैं। और पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया, ठीक है। सीन समझो, रौलत एक्ट आया है, रौलत एक्ट कह रहा है कि हम किसी को भी शक के बिना पे उठा लेंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता है, ना तुम वकील कर सकते हो, कोई ना अपील कर सकते हो, ना दलील। नो वकील नो अपील नो दलील, ये बात बोली है मोहम्मद अली जिन्ना ने। नो वकील नो अपील नो दलील, ये बात मोहम्मद अली जिन्ना ने बोली थी, ये बात ध्यान रखना। और क्या बताना था, यस, तो ये सारी कहानी चल रही थी। इसके अपोज में गांधी जी ने रौलत सत्याग्रह एक्ट किया, रौलत सत्याग्रह की शुरुआत करी। इसकी जब शुरुआत हुई है तो इनका मोटिव था कि नॉन वायलेंट होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन पंजाब में क्या हुआ, ये चीज थोड़ी वायलेंट हो गई, वहां पर मारधाड़ हो गई, कूट दिया सरदारों ने पकड़ पकड़ के अंग्रेजों को, ठीक है। अब ये चीज हुई तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन ये दोनों बहुत ही बड़े लीडर्स थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया। इनको अरेस्ट कर लिया गया है तो उसके लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। मार्शल लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ का मतलब अगर कोई भी दिखाई पड़ा गोली मार दी जाएगी, और इसके खिलाफ में इस टाइम पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो सीन ये था कि बैसाखी का दिन था, ऑन द डे ऑफ बैसाखी, ऑन द डे ऑफ बैसाखी, ठीक है। बैसाखी के दिन सब लोग इकट्ठा थे उत्सव मनाने के लिए जलियांवाला बाग में। कहां पे, जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठा थे, वहां पर उत्सव मनाने के लिए। लेकिन इन लोगों ने ऑलरेडी मार्शल लॉ लगा कर रखा था। वहां पर कुछ लोग उत्सव मना रहे थे, कुछ लोग विद्रोह भी करने की तैयारी कर रहे थे कि सत्यपाल को और सैफुद्दीन को निकलवाना है। तो इस दिन क्या हुआ, जो हमारा जो जनरल डायर है वो आता है और इन लोगों के ऊपर गोलीबारी करा देता है। डायर, डायर ने फायर करा दी। अब अगर आप कभी अमृतसर जाओगे तो गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल के बगल में जलियांवाला बाग है, वो कुछ ऐसा बना हुआ है। वो कुछ ऐसा बना हुआ, मैं गया था वहां पे तो बताता हूँ, ऐसा बना हुआ है, इधर साइड में कुआं है, उसमें एक एंट्री गेट है खाली। तो अंदर सब लोग इकट्ठा थे। डायर ने क्या किया, यहाँ पर अपनी तोप लगवा दी और बंदूकें लगवा दी, ऑर्डर दे दिया फायर का। 2000 राउंड फायरिंग हुई यार यहाँ पे। बहुत आदमी मर गया, कुछ लोग इस कुएं के अंदर कूद कूद के मर गए। अभी भी आप वहां पे जाओगे तो दीवालों पे उन गोलियों के निशान बने हुए हैं, पूरा सर्कल करके रखा गया। कभी जाइएगा, समय मिले तो जरूर विजिट करिएगा। मतलब मैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था जब यहाँ गया था कि हे भगवान, इतनी बेरहमी से मारा गया था। सबका एकदम मैसेकर करा दिया इसने। और ये कब हो रहा है, ये सब हो रहा है आपका, बैसाखी कब होती है, बैसाखी होती है जनरली अप्रैल में, तो अप्रैल के महीने में ही होना चाहिए। 13th ऑफ अप्रैल 1919 की ये पूरी कहानी है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर ये बातें क्लियर हैं तो एक बात और जान लीजिए कि अगर आप आरआरबी जेई को एम कर रहे हैं और सीरियसली इसको क्रैक करना चाहते हैं, मैकेनिकल या सिविल सॉरी मैकेनिकल या सिविल ब्रांच के आप स्टूडेंट हो, तो हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। गौरव सर ने खुद पढ़ाया है इन कोर्सेज में और अपनी गाइडेंस में बाकी टीचर्स को रखा है। एकदम अल्टीमेट कोर्सेज हैं, यकीन मानो इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगेन जब गौरव सर की बात आ जाती है तो फिर कुछ कहने को बाकी ही नहीं रह जाता है। इसके साथ में आप लोगों को हर एक संडे को जो मॉक टेस्ट हो रहा है, इसे जरूर देना है। ये देंगे तो आपका ही बेनिफिट है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी चार्जेस नहीं है। गेम लाइव ऐप को डाउनलोड करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, अपने स्कोर्स देखिए। जहां भी दिक्कत आ रही हो कमेंट बॉक्स में हम लोग को वीडियोस में बताइए, या हमारे पास इन नंबर से आप कांटेक्ट करके बाकी डिटेल्स जान सकते हैं। और अगर कुछ एक्स्ट्रा कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो, कोई छोटा सा टॉपिक नहीं समझ में आया है, हमें आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स वगैरह में, हम उस पर आपके लिए वीडियोस वगैरह लेकर के आ जाएंगे। पर आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने में मजा आ रहा हो, लग रहा हो कि हाँ आपको कुछ प्रोग्रेस दिख रही है, और आपको कुछ और टेस्ट देने हैं, तो 3 महीने की वैलिडिटी के साथ ₹249 में आपको 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो 30 टेस्ट ये हो गए, बाकी हर संडे को एक टेस्ट हम लोग आपको दे ही रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सभी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशन को 4 चांद लगा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के सिंपल सा हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है। बाकी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, एक बार चीजों को कवर करना चाहते हैं, एसएससी जेई, आरआरबी जेई या बाकी स्टेट के एई और जेई के जो एग्जाम्स होते हैं, 2025 के लिए टारगेट आप कर रहे हो, तो हमारे इन एक्सीलेंस कोर्सेज को परचेस कर सकते हो। लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, कंटेंट टेक और नॉन टेक दोनों ही मिलेगा। पूरा टेक्निकल कंटेंट गौरव सर अपनी निगरानी में रखते हैं। नॉन टेक कंटेंट मैं खुद देखता हूँ गौरव सर के गाइडेंस में। प्रैक्टिस सेशंस होंगे, एसएस टू पीवाईक्यूज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंटरशिप। गौरव सर की मेंटरशिप मिलेगी, हम सबकी मेंटरशिप मिलेगी, बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी होगी, ठीक है। तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लीजिए जो गिवन है आपको नीचे, और ऐप को डाउनलोड करके चीजों को अवेल कर सकते हैं।
पूरे जीएस का एकदम बेहतरीन लेवल का फाउंडेशन लेवल से हमने कोर्स बना करके रखा है। जनरल साइंस आपको मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मैं खुद पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर्स मैं खुद देखता हूँ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारे प्लेटफॉर्म पे। हमारे कोर्सेज को आप अभी अवेल कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, यूपीएससी हो, पीएसयू हो, कोई भी एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हो, ये टॉप सब्जेक्ट्स अगर पूछे जाते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है। चलो खैर, ये तो हो गई प्रचार की बातें, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया was रैयतवाड़ी सिस्टम इंप्लीमेंटेड और रेवेन्यू कलेक्शन। अब समझो बात, तीन नाम आपको देखने को मिलेंगे और तीनों एक ही चीज है, कुछ अलग अलग नहीं है, ठीक है। एक चीज आप सुनोगे जमींदारी, एक चीज सुनोगे महलवाड़ी, और एक चीज है रैयतवाड़ी। अब देखो, हम ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्टली सेम है, नाम अलग अलग है, कुछ हल्का फुल्का बेसिक डिफरेंसेस भी थे इनमें, लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए ना तो तीनों एक ही चीज है, अलग अलग नाम है खाली इनके। थीम क्या है कि जब बंगाल के रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो रही है, जब बात हो रही है बंगाल के रेवेन्यू कलेक्शन की, अरे यार एक मिनट रुकना, तो सिलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा आराम से। तो जब आपके बंगाल के रेवेन्यू कलेक्शन की बात आएगी तो वहां पर उसको जमींदारी बोला जा रहा है। वही आपके सेंट्रल इंडिया यानी कि यूपी के आसपास पंजाब तक, सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया की बात होगी तो उसको महलवाड़ी बोला जा रहा है। किसानों को सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बोलते हैं रैयत, तो वहां पर इस सिस्टम को रैयतवाड़ी बोला जा रहा है, साउथ इंडिया, स्पेशली मद्रास और बॉम्बे, बाकी रीजन भी है, ठीक है। तो ये चीज है, जमींदारी कहाँ है, बंगाल में बोल रहे हैं, उसी को महलवाड़ी बोलते हैं यूपी की साइड में, उसी को रैयतवाड़ी बोलते हैं साउथ में। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, आपको खुद ही दिखाई पड़ गया होगा। बढ़ते हैं कहानी में आगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास्ड इन विच गवर्नर जनरल्स टर्म। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कौन है, वॉरेन हेस्टिंग है। इस समय वॉरेन हेस्टिंग हुआ करते हैं, पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया है। इसी रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बोला गया है, गवर्नर जनरल, सॉरी, जो गवर्नर ऑफ बंगाल होगा उसी को बोल देंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में बाकी के दोनों, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बन रहा है, वॉरेन हेस्टिंग बन रहा है, इसी के टाइम पे ये आया है। तो ये पूरी कहानी है। बढ़ते हैं कहानी में आगे। अगली कहानी पूछ रही है कि ब्रह्मो समाज किस प्रिंसिपल पर बेस्ड था। तो अगर ब्रह्मो समाज ये कहता था ना, ब्रह्मो समाज है किसका, पहले ये समझ लो। ब्रह्मो समाज की शुरुआत करी है राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की शुरुआत करी है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्रह्मो समाज के ही सपोर्ट में, मतलब इसके जैसा ही एक ग्रुप था, मानते हैं कि वो इसी का एक छोटा सा पार्ट था, सब सब्सिडरी पार्ट था एक तरह का, जिसको बोलते थे तत्व बोधिनी सभा। तत्व बोधिनी सभा। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसने करी थी। आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, बताने ही जा रहा था यार, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय ने करी है, ठीक है, ब्रह्मो समाज की स्थापना। इनका मेन क्या हिसाब किताब है, इनका मानना है कि यार एकेश्वरवाद पे बिलीव करो, बहुत सारे मूर्ति पूजन ना करो, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा ना करो, ईश्वर एक है। अगर देवी देवता अलग रखोगे तो आपस में बंटते रहोगे, और बंटते रहोगे तो कटते रहोगे। क्यों, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कट क्यों रहे थे हम लोग, अंग्रेज हमारे ऊपर क्यों हमला कर पा रहे थे, क्योंकि हम लोग बटे हुए थे। हालांकि बटने और कटने वाली बात इन्होंने नहीं बोली है, अभी जल्दी में योगी जी ने बोली थी, लेकिन उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। इनका कहने का कुल मिला के मतलब ये था कि आपस में बटे रहोगे, आपस में यूनिटी अगर रखनी है तो एकेश्वरवाद पे बिलीव करो, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा मत करो। ये कहते थे मोनोथीज्म की बातें, ये करते थे मोनोथीज्म की बातें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप कमेंट बॉक्स में बताइए तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसने करी है, और हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, हु फाउंडेड सत्य शोधक समाज इन 1873।
जो इनकी स्थापना करते हैं उनका वो एक लेडीज है, ठीक है। शी वॉज अ लेडी, शी सॉरी, आई एम सॉरी, वो लेडी नहीं है, उनकी वाइफ एक लेडी थी। वो सीधी सी बात है, उनकी वाइफ ही लेडी होंगे, आई एम रियली सॉरी। सत्यशोधक समाज जो है इसकी स्थापना करी है ज्योतिबा फूले ने। इनकी वाइफ जो है उनको मैं असल में वो बोला जाता है, बताने यही जाता है कि सत्य ये ज्योतिबा फूले की वाइफ जो है उनको मदर ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया बोला जाता है, ठीक है। तो ज्योतिबा फूले ने इस समाज की स्थापना करी थी और ये कास्ट सिस्टम के एकदम खिलाफ थे। इनकी बातों में ये झलकता था कि क्रिश्चियनिटी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी इसको खुलकर इंडोर्स नहीं किया। इनका मानना था जाति धर्म वगैरह के पूरे खिलाफ थे, कास्ट सिस्टम के पूरी तरह से खिलाफ थे। इन्होंने वुमेन्स की एजुकेशन के लिए बहुत काम किया था। पहला स्कूल फॉर वुमेन्स इन्होंने ही खोला था, इन्होंने और इनकी वाइफ ने मिलकर के। और क्या चीज थी, इनकी वाइफ को बोला जाता है फर्स्ट, यस, मदर ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो उनको मदर ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया बोला जाता था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हु वाज हिज वाइफ, इनकी वाइफ का नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स को अपनी मोहब्बत बख्शिए और बताइए हु इज नोन एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट लेडी ऑफ इंडिया और मदर ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया। मदर ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया। नहीं पता है तो पता करके बताइए, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। So people, question number 15 is saying that who named Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम किसने दिया है? देखो यार, अगर ज्यादातर लोग इसका आंसर जो कुछ पढ़ लिख करके आए होंगे वो बताएंगे ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम। बट लेट मी टेल यू पीपल, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना में बहुत सपोर्ट किया था। एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करवाई थी, फाउंडर ऑफ कांग्रेस माना जाता है। लेकिन इसको नाम जो कांग्रेस का है ये दिया है दादा भाई नारोजी ने, ठीक है। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्लियर हुई बात? तो पीपल आई होप इट इज क्लियर। एओ ह्यूम इसका आंसर नहीं होंगे, इसका आंसर होंगे ऑप्शन ए, दादा भाई नारोजी। कांग्रेस मिलती थी, अपने सेशंस करती थी, सब लोग बैठते थे, उसका एक प्रेसिडेंट होता था और वो प्रेसिडेंट्स कुछ कुछ के आपको पता होने चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स? अब यार एक सिंपल सी बात समझो, ये समय पता है कौन सा है? ये समय है आपका 1940 से लेकर के 1946 का समय। और इस समय जो है कांग्रेस का एक प्रेसिडेंट था, वो लगातार वही बना रहा और उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है अबुल कलाम आजाद। He was also the first education minister of India. He was the president of Indian National Congress from 1940 to 1946. अब आप एक बात समझो कितना अच्छे से क्लियर दिखाई पड़ रही है कि मुस्लिम लीग की पूरी कोशिश ये थी कि अपने आप को मुसलमानों की पार्टी बताते थे। ये शो कर रहे थे कि हम पूरी तरह से मुसलमानों की पार्टी है और कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। और कांग्रेस ने अपना जो लीडर बना करके रखा है वो मुस्लिम बना करके रखा है। पता नहीं कितने ज्यादा बड़े वाले मूर्ख होंगे ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के साइड वाले लोग, जिन लोगों ने ऊट पटांग डिसीजंस ले लिए। कांग्रेस का लीडर ही एक मुस्लिम है, कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है इस पूरे पीरियड में मुस्लिम है। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट अगर कांग्रेस का कोई है तो वो एक मुस्लिम है। और ये लोग कह रहे थे कि मुस्लिम्स के लीडर मुस्लिम लीग होगी। खैर, तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बढ़ते हैं कहानी में आगे। हु proposed वर्निकुलर प्रेस एक्ट? देखो इस एक्ट में क्या होता था, जो भी इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस हैं, वर्निकुलर का मतलब होता है लोकल, तो जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस थी उसके न्यूज़पेपर पे सेंसरशिप थी। सेंसरशिप ऑन वर्निकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स।
मतलब पहले आपको ब्रिटिश अथॉरिटी से साइन कराना पड़ेगा कि ये न्यूज छाप सकते हैं कि नहीं, उसके बाद ही आप छाप सकते थे। ये था वर्निकुलर प्रेस एक्ट। एक एक न्यूज आपको परमिशन लेके ही छापनी पड़ती थी। इस एक्ट को लाया गया था सप्रेस करने के लिए, और कौन लेकर के आया था? इस एक्ट को लेकर के आया था लिटन। 1878 में लिटन इसको लेकर के आया था। इसी टाइम पे आर्म्स एक्ट भी आया था। आर्म्स एक्ट, तो आर्म्स एक्ट, कोई भी इंडियन जो होगा वो आर्म्स वगैरह नहीं होल्ड कर सकता है, ये आया था एक्ट। और एक ये एक्ट आया था वर्निकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर कब आए हैं? 1878 में। अब इसके लिटन इस समय कौन है? इस समय लिटन है आपका वायसराय। लिटन के बाद आया था रिपन। रिपन ने इन चीजों को पलट दिया था, कहा था नहीं यार, वर्निकुलर प्रेस एक्ट तो गलत चीज है, इसको हटाओ। तो उसने हटा दिया था ये चीज। Who was the first Indian woman president of Indian National Congress? पहली वुमेन इंडियन। दो बातें हैं यहां पर, ठीक है? वुमेन भी हो और इंडियन भी हो। तो अगर पूछा जाए आपसे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो वो कौन है? वो है आपकी एनआई बेसेंट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, कॉपी पेस्ट। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट? तो वो है आपकी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिनको बोला जाता है सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब बनी है ये? जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है ये है 1917 में, और ये जो है ये है 1925 में। सरोजनी नायडू एक और चीज थी, क्या थी? फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कौन सी स्टेट में, विच स्टेट। तो मैंने दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछे हैं कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई करना है उनका, कौन सी स्टेट में थी ये। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कहानी को बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ही प्रेसाइडेड ओवर दी हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938। 1938 वाला सेशन और 1939 वाले सेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर होगा, यही प्रेसिडेंट थे। यहां पर से क्या हो गया, 1939 से इलेक्शन शुरू हो गए हैं कांग्रेस के अंदर। कौन बनेगा इनका प्रेसिडेंट, इसके ऊपर इलेक्शंस हो रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस खड़े थे 1939 में। गांधी जी ने अपनी तरफ से प्रत्याशी उतारा था पट्टाभी सीतारमैया को। हम्म, ठीक है, तो क्या हुआ है, गांधी जी ने बोला था पट्टाभी सीतारमैया की हार जो होगी वो मेरी पर्सनल हार मानूंगा मैं। और असल में होता क्या है कि सुभाष चंद्र बोस उनको हरा देते हैं। ये चीज गांधी जी की ईगो पे लग जाती है। गांधी जी गुस्सा आ जाते हैं और कुछ क्लैशेस हो जाते हैं इनके बीच में। गांधी जी बोलते हैं कि मैं धूल के एक कण से कांग्रेस जैसी एक नई पार्टी बना सकता हूँ, इस तरह की बातें होती हैं। कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस को लगता है कि यार ये तो गलत हो जा रहा है। ये परेशान होकर के रिजाइन मार देते हैं 1939 में, और अपना अलग फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। फिर आगे की हिस्ट्री हमको पता है कि वो जर्मनी वगैरह जाते हैं, हिटलर से मिलते हैं, सारी कहानी फिर उसके बाद हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों सेशंस हमेशा ही सुभाष चंद्र बोस नाम होगा, इनका नाम होगा यहाँ पे। इन विच कांग्रेस सेशन was the demand of पूर्ण स्वराज adopted? पूर्ण स्वराज की डिमांड कब है? स्वराज की डिमांड कब थी? स्वराज की डिमांड हुई है 1906 में। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने अभी क्लास की शुरुआत में भी आपसे बताया है कौन था यहाँ का। अभी हमने क्वेश्चन शुरुआती क्वेश्चंस में देखा था इस समय प्रेसिडेंट कौन था, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस समय प्रेसिडेंट कौन था और ये कहां पर हुआ था।
तो 1906 में सबसे पहली बार स्वराज की बात हो रही है, ठीक है। और इस स्वराज का मतलब क्या है? इस स्वराज का मतलब यह है कि रूलर तो रहेंगे अंग्रेज, मतलब हम क्या करेंगे, एक तरह के डोमिनियन की तरह काम करेंगे। अपना देश हम चलाएंगे, राजा अंग्रेजों को ही मानेंगे, ये मतलब था इस स्वराज का। अब अभी क्या हो रहा है, पूर्ण स्वराज की डिमांड हो रही है। पूर्ण स्वराज में क्या है कि राजा भी हमारा होगा, सारे काम करने वाले भी हमारे होंगे, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। और ये पूर्ण स्वराज की मांग कब हो रही है दोस्तों? ये बताओगे आप लोग मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताना कि पूर्ण स्वराज की मांग कब हो रही है। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, कहानी को खत्म करेंगे। इसी के साथ हम कहानी को करेंगे खत्म। बता दूं क्या? चलो बता ही देता हूं। देखो यार, ये जो कराची वाला सेशन दिख रहा है, इस कराची सेशन की कहानी ये है, ये हो रहा है 1931 में, ठीक है। और यहां पर सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। फंडामेंटल राइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कस हुए हैं। और नेहरू जी इसकी डिमांड कांग्रेस के मंच से, जरूरत है उसकी, मांगा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के मंच से पहली बार मांगे जा रहे हैं, ठीक है। कौन है? नेहरू जी ने मांगा है। क्या डिमांड करी है इन्होंने? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी है, ठीक है। इस समय प्रेसिडेंट कौन है? इस समय जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूरत का सेशन हमने देखा था, सूरत स्प्लिट हुई थी 1907 में, सूरत स्प्लिट हुई थी। उसके बाद लाहौर का जो सेशन है दोस्तों, इस सेशन में क्या हुआ है, पूर्ण स्वराज की मांग हुई है। नाइनटीन 29 में, ठीक है। 1929, 30 दिसंबर 1930 में, 1929 में हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग करी है। और सॉरी, 26 जनवरी 1926 को हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, स्वराज दिवस, स्वाधीनता दिवस। क्या हुआ है कि 1929 में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि यार हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ठीक है। अब पूर्ण स्वराज की डिमांड करी है 1929 में। ये कब हो रहा है? दिसंबर 30, दिसंबर 30 दिसंबर में ये कहानी हो रही है। इन्होंने डिसाइड किया है कि अगला महीना यानी कि जनवरी, अगले महीने का जो आखिरी संडे होगा, उस दिन हम अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। इस दिन डिमांड हुई है और इस दिन अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। भले ही मिली नहीं, लेकिन हम अपने आप को इंडिपेंडेंट मानने लग गए हैं। इसको मनाया गया स्वाधीनता दिवस के रूप में। इसी को आगे चल करके हमने रिपब्लिक डे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो उसकी कहानी मैंने एक अलग से वीडियो बना करके रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं, व्हाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, पहले इसको स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस पूरी कहानी के एंड में। आशा करता हूं कि आपको काफी सारी चीजें पता चली होंगी, काफी कुछ रिवीजन हुआ होगा। मैंने कोशिश किया है कि कम से कम टाइम में जितना मैक्सिमम चीजों का रिवीजन कराया जा सके वो करा दूं, ठीक है। बाकी आप कुछ टॉपिक पे और वीडियोस चाहते हैं हमें बताते रहिए कमेंट बॉक्स में, हम उसको बताते रहेंगे, मतलब आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, जो बोला है कि कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, उनके आंसर्स आप मुझे दो। दूसरी चीज, हर संडे को जो सीबीटी 1 तक के हम लोग आपको एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इसको यूटिलाइज करो बहुत अच्छे से। फ्री वाला तो यूटिलाइज करो ही, और अगर और टेस्ट की जरूरत नजर आती है तो आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। अगेन आई एम सेइंग, सिंपल सा काम है, जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, डाउनलोड करना है हमारे ऐप को, और सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों समय आ चुका है थैंक यू बोलने का। हम आपको थैंक यू बहुत ही आसान तरीके से बोलते हैं। हम कैसे बोलते हैं? हम कहते हैं थैंक यू पीपल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आप हमें थैंक यू कैसे बोलते हो? आप हमें थैंक यू बोलते हो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। इतनी बेसिक सी बात मैं आपको बता दूं। आपको करना क्या है, जिन्होंने नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लो, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। हमारे गेट ईएससी वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। इस चैनल पे आपको आगे आने वाली और वीडियोस मिलेंगी, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो। बताते रहो कौन सी वीडियोस पे आप, कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हो।
बाकी दिए हुए प्लेटफॉर्म से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास ऑलरेडी है ही। आप हमारे साथ कनेक्ट होइए और बताइए क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी। सारी समस्याओं का सारा समाधान आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? तो फिलहाल के लिए अपने आज के सेशन को हम एंड करेंगे। मिलेंगे जल्द ही किसी नए सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चाहेंगे आप सभी से विदा। जय हिंद, जय भारत।